आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मर्ज के बारे में आगाही फैलाना और इससे बचाव के लिए इकदाम करने पर जोर देना है। अच्छा, दमा सांस की बीमारी है जिसमें मुतासरा शख्स को सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है और इसका सीना मुतासिर रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 30 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं और इस तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब इसकी क्या वजूहात होती है और इतनी तेज़ी से इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? क्या ये जेनेटिक्स में भी होता है, आपके जीन्स में ये होता है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा काज़मी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। डॉक्टर साहब, दमा एस्थमा आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे आम लोगों के लिए कि उन्हें एलर्जी में और एस्थमा में फ़र्क समझ आए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, दमा एक कंडीशन है जिसमें हमारी सांस की नालियों पे असर होता है। सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से वो तंग होती हैं। जब वो तंग होती हैं तो सांस के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जिसमें सांस लेने में मुश्किल, सीने पे दबाव, खांसी या सांस में से आवाज़ें आना, ये दमा है। और ये जो सांस की नालियाँ हैं ये मुसलसल तंग नहीं रहती, किसी टाइम नॉर्मल होती हैं, किसी टाइम तंग हो जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इस तरह से प्ले कर रहे होते हैं। एलर्जी एस्थमा का या दमा का कॉज हो सकती है, लेकिन एलर्जी इटसेल्फ दमा नहीं होती। एलर्जी के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और एक दमा होने की एक वजह जो है वो एलर्जी है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो दमा है वो एलर्जी ही है और कुछ नहीं है, लेकिन हम आम तौर पे ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब एस्थमेटिक एलर्जी है आपको, फिर इसका क्या मतलब होता है? जी, एस्थमेटिक एलर्जी या एलर्जिक एस्थमा इज़ अ मोर प्रॉपर टर्म। एलर्जिक एस्थमा बिल्कुल एक दमे की एक किस्म है जिसमें दमा होने की मेन वजह एलर्जी ही होती है। वो एक किस्म है, लेकिन दमे की बहुत सारी इकसाम हैं। अच्छा, इकसाम के हवाले से बताएं, अलामात भी बताएं और इकसाम कितनी है दमे की? अच्छा, देखिए, दमे की इकसाम जो हैं, एक तो मैंने आपको कहा कि जो हम दो मेन कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं अब आजकल की जो फिनोटाइपिंग है। एक तो ये इन्फ्लेमेटरी एस्थमा होता है जिसमें एलर्जी वगैरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक नॉन एलर्जिक एस्थमा होता है या नॉन इन्फ्लेमेटरी एस्थमा होता है, जिसमें मुख्तलिफ और चीज़ें जैसे एयर पोल्यूशन है, जिसमें फेमिलियल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्मोकिंग एक्सपोजर हैं, सेकंड हैंड स्मोक या एक्टिव स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ें प्ले करती हैं। या ऑक्यूपेशनल जो लोग पेंट फ्यूम्स का काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो वो भी करती हैं वो चीज़ें, तो वो डायरेक्ट एलर्जिक एस्थमा नहीं। जैसे आजकल गंदम की कटाई का अमल जारी है, तो इस मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जी, आजकल तो पोलन का भी सीज़न है, जैसे आप जानते हैं इस्लामाबाद में, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। जिन लोगों को एलर्जिक एस्थमा है तो उनका एस्थमा जो है इस सीज़न में ज़्यादा ट्रिगर। ये बता दें कि पोलन एलर्जी में और एस्थमा में भी फ़र्क है? जी, पोलन एलर्जी जो है, देखें, एलर्जी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स करती है जिसको हम ग्रुप करते हैं। उसमें हे फीवर उसको कहा जाता है, जिसमें आँखों में पानी आना, आँखों में जलन होना, नाक से पानी बहना, ख़ारिश हो जाना, ये चीज़ें हे फीवर कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसके साथ साथ सांस में भी मसला हो रहा है या खांसी भी हो रही है या सांस में से आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये फिर साथ एलर्जिक एस्थमा। वो जो अक्सर कह रहे होते हैं कि वो जैसे एक शॉपर की आवाज़ होती है, मतलब सांस लेते हुए वो नॉर्मली आ रही होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स जितने होते हैं उनके सीने से। जी, इसको हम इजीली जो डिफाइन करते हैं वो कहते हैं जैसे सांस में से सीटी की आवाज़ आना, विस्लिंग नॉइज, विस्लिंग नॉइज होती है, इसको वीज कहा है। डॉक्टर साहब, जीन्स में भी ये होता है और ये होता है कि मेरी फैमिली में अगर किसी को है तो मुझे भी होगा और फिर आगे ज़्यादा चांसेस हैं कि बहन भाइयों में भी हो सकता है? देखें, इट डज़ इंक्रीज़ योर रिस्क, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि अगर फैमिली में एक पेरेंट को है तो आपको ज़रूरी होगा, लेकिन आपका रिस्क ज़रूर इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें फैमिलियल और जेनेटिक कंपोनेंट ज़रूर है एस्थमा में, और ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा एक जनरेशन स्किप होके नेक्स्ट जनरेशन में एस्थमा होता है। इसमें कोई प्रिडिक्टिव फैक्टर्स नहीं है सच कि हम उसको पहले से बता दें कि नहीं इसको ज़रूरी होगा और इसको नहीं होगा, लेकिन येस, इट डज़ इंक्रीज़ योर रिस्क। अच्छा, रात के औकात में जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है, इसकी कोई रीज़न क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है? थोड़ा ऑडियंस को ये भी बताएं। अच्छा, वो ये भी बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है। रात में और अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं अक्सर लोगों को एस्थमा के। देखिए, इसमें मुख्तलिफ थेरीज़ हैं और एक थेरी कुछ हार्मोनल थेरी भी है। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि रात में, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रात में उसका पीक लेवल कम हो जाता है, और एक दूसरा हार्मोन है जिसका ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करते हैं और एयरवे की जो नैरोइंग होती है, सांस की नालियों की नैरोइंग ज़्यादा हो जाती है।
तो इसके जो बचाव है देखिए, वो अस्थमा का ट्रीटमेंट आपने रेगुलर लेना है। हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, इसमें इन्हेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलर अगर आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए इन्हेलर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, एक मेंटेनेंस है और एक रिलीवर है, ठीक है, या जिसको आपने अभी कहा इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी इज़ रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, यानी कि आपको अगर किसी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि आपने ये सुबह शाम लेना है, तो आपने उसको इस पे जज नहीं करना कि आज मुझे सिम्टम्स नहीं है तो आज मैं नहीं लेता। सही, तो वो रेगुलरली कंट्रोल करने के लिए आपको हर हाल में लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, टाइम हमारा बड़ा कम है, ट्रिगर कर जाता है ये जानवरों के घर में होने से, जिस तरह अक्सर कह रहे होते हैं कि जी फर वाली कारपेट आपने नहीं करनी, पेट्स आपने नहीं रखने किसी तरह से, सो क्या ये फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं अस्थमा को? जी एब्सोल्युटली, और ये एलर्जिक अस्थमा का ही एक पार्ट है। आपको कुछ पेट एलर्जीज हो सकती हैं, कैट्स, डॉग्स मोस्ट कॉमन। उसके अलावा जो आपने बात की कि कारपेट्स जो ऐसे फर वाले का, उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो एक बहुत माइक्रोस्कोपिक एक माइट होती है, हाउस डस्ट माइट इसको कहते हैं, तो वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक इंसेक्ट है, तो वो उसमें ऐसे कारपेट्स वगैरह में रहता है और वो ट्रिगर करता है अस्थमा को। तो उसके लिए कारपेट फ्री हाउस या हाइपो एलर्जेनिक, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अस्थमा को ट्रिगर भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो आप मुसलसल अगर इलाज करवाते रहें तो इससे कंट्रोल भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।